फरवरी 2025 की शुरुआत में अमेरिका और कनाडा के बीच व्यापार तनाव चरम पर पहुंच गया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नए शुल्क लगाने की घोषणा कर दी। ट्रंप ने अवैध प्रवास और अमेरिका में फेंटानाइल की बढ़ती आपूर्ति का हवाला देते हुए सभी कनाडाई आयातों पर 25% का शुल्क और ऊर्जा उत्पादों पर 10% का शुल्क लगाने का फैसला किया। ये शुल्क 4 फरवरी 2025 से लागू होने वाले थे। इसके जवाब में कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अमेरिका से आने वाले 30 अरब डॉलर के सामान पर 25% शुल्क लगाने की घोषणा की, जिसमें अमेरिकी बियर, वाइन, फल, जूस और घरेलू सामान शामिल थे। इसके अलावा उन्होंने संकेत दिया कि 21 दिनों के सार्वजनिक परामर्श के बाद यह शुल्क 125 अरब डॉलर के अतिरिक्त अमेरिकी उत्पादों पर भी लागू किया जा सकता है। हालांकि बढ़ते आर्थिक तनाव के बीच ट्रंप और ट्रूडो की बातचीत के बाद दोनों पक्षों ने शुल्क को 30 दिनों के लिए स्थगित करने का फैसला किया। इस शर्त के तहत कनाडा ने अपनी सीमा सुरक्षा मजबूत करने का वादा किया, जिसमें एक खास फेंटानाइल अधिकारी की नियुक्ति और अमेरिका के साथ मिलकर ड्रग तस्करी रोकने के लिए संयुक्त टीम बनाना शामिल था। लेकिन इस अस्थायी राहत के बावजूद चिंता बनी हुई है। आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि ये शुल्क उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि कर सकते हैं, आपूर्ति श्रृंखला को बाधित कर सकते हैं और अमेरिका कनाडा के पारंपरिक व्यापार संबंधों को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकते हैं। व्यापार वार्ता अब भी जारी है और दोनों देश शुल्क को स्थायी रूप से रोकने के लिए समाधान खोजने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका पर वर्षों से चली आ रही निर्भरता को छोड़कर अब कनाडा, खासकर अल्बर्टा, अपनी ऊर्जा आपूर्ति को जापान और अन्य एशियाई देशों तक पहुंचाने की रणनीति बना रहा है। जापान, जो दुनिया में एलएनजी का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है, कनाडा के लिए एक सुनहरा अवसर बन सकता है। यह बदलाव सिर्फ व्यापार का नहीं, बल्कि कनाडा की अर्थव्यवस्था और वैश्विक ऊर्जा बाजार में उसकी स्थिति को भी पूरी तरह बदल सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने व्यापार विशेषज्ञों, उद्योगपतियों और श्रमिक संघों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। इस बैठक में चर्चा का केंद्र यह है कि कनाडा अमेरिकी बाजार पर अपनी निर्भरता कैसे कम कर सकता है और कैसे आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देकर नए अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों से जुड़ सकता है। साथ ही पहले रद्द की गई ऊर्जा परियोजनाओं को फिर से शुरू करने और नई तकनीकों को अपनाने पर भी विचार किया जा रहा है। यह रणनीति न केवल कनाडा के ऊर्जा क्षेत्र को नया जीवन देगी, बल्कि इसे वैश्विक स्तर पर ऊर्जा आपूर्ति का एक बड़ा खिलाड़ी भी बना सकती है। अगर यह योजना सफल होती है तो कनाडा जापान और अन्य एशियाई देशों के लिए एक भरोसेमंद ऊर्जा आपूर्तिकर्ता बन सकता है, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयां मिलेंगी और वैश्विक बाजार में उसकी ताकत और भी बढ़ेगी। अल्बर्टा और जापान के बीच ऊर्जा साझेदारी को लेकर नया अध्याय शुरू हो रहा है। हाल ही में अल्बर्टा की पर्यावरण मंत्री रेबेका शुल्ज ने टोक्यो का दौरा किया, जहां उन्होंने जापान की शीर्ष ऊर्जा कंपनियों से मुलाकात की। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य अल्बर्टा की प्राकृतिक गैस और ऊर्जा निर्यात को मजबूत करना और जापान की बढ़ती जरूरतों को पूरा करना था। जापान, जो दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी आयातक है, अपनी ऊर्जा आपूर्ति को स्थिर बनाए रखने के लिए विश्वसनीय भागीदारों की तलाश में है और अल्बर्टा इसमें अहम भूमिका निभा सकता है। रेबेका शुल्ज ने जापान की सबसे बड़ी एलएनजी खरीदार कंपनी जेआरए से मुलाकात की, जहां अल्बर्टा से दीर्घकालिक गैस आपूर्ति पर चर्चा हुई। उन्होंने जापान गैस एसोसिएशन के अधिकारियों से भी मुलाकात की, जिसमें टोक्यो गैस जैसी कंपनियां शामिल थीं। इन बैठकों का उद्देश्य जापान के ऊर्जा बाजार को समझना और उनकी आवश्यकताओं के अनुसार आपूर्ति सुनिश्चित करना था। इसके अलावा शुल्ज ने जापान की तेल, गैस और धातु कंपनी जोगमेक के साथ निवेश और साझेदारी पर चर्चा की। जोगमेक जापान की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रणनीतिक निवेश करता है। अगर यह साझेदारी आगे बढ़ती है तो अल्बर्टा को एक स्थायी निर्यात बाजार मिलेगा और जापान की तकनीकी विशेषज्ञता नए अवसर ला सकती है। दौरे का एक और प्रमुख पहलू क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देना था। जापान कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए नई रणनीतियां बना रहा है और अल्बर्टा इसमें सहयोग कर सकता है।
हाइड्रोजन उत्पादन, कार्बन कैप्चर तकनीक और अन्य पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा विकल्पों पर भी चर्चा हुई। जापान अल्बर्टा ऊर्जा साझेदारी आने वाले वर्षों में दोनों अर्थव्यवस्थाओं को नया बढ़ावा दे सकती है। जापान को एक स्थिर ऊर्जा आपूर्ति मिलेगी, जबकि अल्बर्टा अपने संसाधनों का बेहतर उपयोग कर नए तकनीकी अवसरों को भुना सकेगा। अब देखना यह है कि इन बैठकों के बाद क्या बड़े निवेश और समझौते होते हैं और यह साझेदारी वैश्विक ऊर्जा बाजार में क्या नए अवसर खोलती है। कनाडा की ऊर्जा आपूर्ति में जापान की भूमिका बेहद अहम है, खासकर भौगोलिक निकटता और स्थिर ऊर्जा स्रोत के कारण। कनाडा का पश्चिमी तट जापान के लिए अमेरिका के गल्फ कोस्ट की तुलना में काफी करीब है, जिससे शिपिंग लागत और समय में भारी कमी आती है। वैंकूवर से टोक्यो की समुद्री यात्रा केवल 11 दिन में पूरी हो जाती है, जबकि अमेरिका के गल्फ कोस्ट से जापान जाने के लिए जहाजों को पनामा नहर पार करनी पड़ती है, जिससे समय लंबा हो जाता है और अतिरिक्त शुल्क भी बढ़ जाता है। इस कारण जापान के लिए कनाडा एक अधिक सुविधाजनक और किफायती ऊर्जा आपूर्तिकर्ता बन जाता है। इसके अलावा जापान जैसे देशों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है और इसमें कनाडा एक भरोसेमंद साझेदार साबित होता है। कनाडा की सरकार राजनीतिक रूप से स्थिर है, जिससे जापान को यह आश्वासन मिलता है कि उसकी ऊर्जा आपूर्ति में किसी तरह की रुकावट नहीं आएगी। ऊर्जा क्षेत्र में अनिश्चितता जापान जैसी औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं के लिए बड़ा खतरा हो सकती है। इसलिए कनाडा जैसी स्थिर और विश्वसनीय आपूर्ति जापान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही कनाडा का एलएनजी पर्यावरण के अनुकूल है और अमेरिका के एलएनजी की तुलना में 40% कम कार्बन उत्सर्जन करता है। यह जापान की स्वच्छ ऊर्जा नीति के साथ पूरी तरह मेल खाता है, क्योंकि जापान लगातार अपनी अर्थव्यवस्था को कार्बन न्यूट्रल बनाने की दिशा में काम कर रहा है। इस हरित पहल के तहत जापान उन देशों से एलएनजी खरीदने को प्राथमिकता दे रहा है जिनके ऊर्जा स्रोत पर्यावरण के अनुकूल हैं। इस तरह कनाडा न केवल एक भरोसेमंद आपूर्तिकर्ता बनता है, बल्कि जापान की दीर्घकालिक स्वच्छ ऊर्जा रणनीति का भी अहम हिस्सा बन सकता है। दोनों देशों के बीच यह ऊर्जा सहयोग आने वाले वर्षों में और मजबूत होने की पूरी संभावना है। कनाडा में कई बड़ी एलएनजी परियोजनाएं शुरू हो रही हैं, जो इसे दुनिया में एक प्रमुख ऊर्जा आपूर्तिकर्ता बनाएंगी। इनमें सबसे बड़ी परियोजना एलएनजी कनाडा है, जो ब्रिटिश कोलंबिया के किटीमैट में 40 अरब डॉलर की लागत से बनाई जा रही है। यह 2025 तक 14 मिलियन टन एलएनजी का निर्यात शुरू करेगी। इस परियोजना में जापान की कंपनी मित्सुबिशी की 15% हिस्सेदारी है, जिससे यह जापान के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण बन जाती है। दूसरी बड़ी परियोजना वुड फाइबर एलएनजी है, जो स्क्वैमिश, ब्रिटिश कोलंबिया में बनाई जा रही है। यह 2027 तक 2.1 मिलियन टन एलएनजी का उत्पादन शुरू करेगी। यह प्रोजेक्ट पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों का इस्तेमाल कर रहा है और स्थानीय स्वदेशी समुदायों के साथ मिलकर काम कर रहा है। इसके अलावा सीडर एलएनजी कनाडा का पहला स्वदेशी नेतृत्व वाला एलएनजी प्रोजेक्ट है, जिसे हायदा नेशन और निजी कंपनियों के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। यह परियोजना न केवल स्वदेशी समुदायों को आर्थिक लाभ देगी, बल्कि कनाडा के ऊर्जा क्षेत्र को और मजबूत बनाएगी। ये सभी परियोजनाएं कनाडा को एलएनजी के क्षेत्र में एक बड़ा खिलाड़ी बनाएंगी और जापान जैसे देशों को स्वच्छ और भरोसेमंद ऊर्जा की आपूर्ति में मदद करेंगी। अमेरिका से बढ़ते व्यापार तनाव और संभावित टैरिफ के चलते कनाडा अब अपनी ऊर्जा और व्यापार रणनीतियों को वैश्विक स्तर पर विविधता देने में जुटा है। जापान जैसे स्थिर और विश्वसनीय भागीदारों के साथ साझेदारी से कनाडा न केवल अपने आर्थिक भविष्य को सुरक्षित कर सकता है, बल्कि अमेरिका पर निर्भरता भी कम कर सकता है। आने वाले महीनों में यदि अमेरिका और कनाडा के बीच व्यापार वार्ता किसी स्थायी समाधान तक नहीं पहुंचती, तो कनाडा अपनी रणनीति को और आक्रामक तरीके से लागू कर सकता है, जिससे वैश्विक ऊर्जा बाजार में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप हमारे आने वाले सभी अपडेट्स से जुड़े रहें। धन्यवाद।